नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पत्र लेखन की क्लास में आज हम लोग जो है प्रतिवेदन पढ़ेंगे। प्रतिवेदन आपके कोर्स में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पहले पूछा जा चुका है। उससे पहले कि हम प्रतिवेदन शुरू करें, आपको पिछले होमवर्क की मैं याद दिला दूं, जो मेरा काम है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं और आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसी प्रकार से आपके मेंस की राह आसान होगी। यहाँ पर बिना प्रैक्टिस के आप जो है मेंस में बहुत अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लगातार जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, उसको बरकरार रखना है, उसको लगातार रिवीजन में रखना है। तो आप जो है उसका लगातार आलेखन करते रहिए, जिससे कि आप हर लेटर को कम से कम समय में पूरी शुद्धता के साथ और बहुत नीट और क्लीन तरीके से जो है आप उसका आलेख तैयार कर सकें। तो अनुस्मारक की हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी। अनुस्मारक का प्रारूप बनाना था आपको, अनुस्मारक तथा शासनादेश में प्रमुख अंतर लिखते हुए उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। नहीं भी किया है तो जरूर कर लीजिए, चाहे तो इस लेक्चर को देखने से पहले कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। एक्चुअल में प्रतिवेदन को देखा जाए तो ये एक कोई टिपिकल पत्र का प्रकार नहीं है, क्योंकि इसमें पत्र जैसी कोई विशेषताएं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। रिपोर्ट किसी भी चीज़ पर हो सकती है। सरकारी कामकाज में रिपोर्टिंग का बहुत महत्व है। सबसे ज़्यादा रिपोर्टें किस पे होती हैं? मान लीजिए किसी विभाग में कोई भ्रष्टाचार हुआ, कोई घोटाला हुआ, तो उसमें क्या होता है, एक समिति बना दी जाती है, कमेटी बना दी जाती है, या इसको हम जांच समिति कहते हैं, जांच दल कहते हैं। वो एक व्यक्ति की भी हो सकती है, वो एक से ज़्यादा भी सदस्यों वाली कमेटी हो सकती है। और उस कमेटी को कहा जाता है कि आप 1 महीने, 1 साल, 6 महीने, उसको एक निश्चित समय दे दिया जाता है कि उसमें आप अपनी रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि उसकी गहरी छानबीन उस विषय वस्तु की करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे कि ऑडिट होता है, सीएजी का ऑडिट होता है, और भी कई सारी एजेंसियां ऑडिट करती हैं, सोशल ऑडिट्स होते हैं, वो भी अपना जो है प्रतिवेदन बनाते हैं, और वो प्रतिवेदन अपना जो है राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति के सामने रखते हैं, जैसी भी कंडीशन हो, राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो। उसके बाद जो है कई सारे विभाग हैं, वो अपना जो है वार्षिक, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रतिवेदन जारी करते हैं। वो प्रतिवेदन क्या होते हैं? वो उनके उस समयावधि के कार्यों की समीक्षा होती है कि उन्होंने क्या काम किए, वो काम का पूरा रिव्यू उसमें लिखा जाता है। जो भी रिपोर्ट बनाने वाले प्रतिवेदक होते हैं वो उसके बारे में लिखते हैं, कहाँ पर कमियां रखी गई हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं, भविष्य में उसके लिए क्या सलाह दी गई। तो ये सब जो है प्रतिवेदन के माध्यम से आता है। इसके अलावा जो है कोई विषय, जैसे ही कार्यालय में कोई आता है या कोई चर्चा का विषय होता है, तो सरकार को उसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए होती है। तो उसके लिए वो तुरंत जो है एक समिति बनाती है, और समिति में जो है ज़्यादातर एक्सपर्ट लोगों को रखा जाता है, जो निष्पक्ष रूप से और सटीकता से उस विषय की गहन पड़ताल करके अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट स्पष्ट जो है आख्या के साथ में प्रस्तुत कर दे। तो ये सब जो है यूज़ क्या है, इसको हम जो है प्रतिवेदन कहते हैं। तो प्रतिवेदन क्या है, आपके मन में एक खाका बन गया होगा। अब प्रतिवेदन के बहुत सारे चरण हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा ये गूढ़ विषय जरूर है, लेकिन आप जो है इसको अगर पूरा ध्यान से समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो प्रतिवेदन क्या है? वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, उसे प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। एक तो ये बात हो गई। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कॉमनली तो हम लोग जो है रिपोर्ट बोलते हैं कि जांच समिति की रिपोर्ट आ गई, लेकिन रिपोर्ट का शुद्ध हिंदी क्या है? प्रतिवेदन है। हालांकि अपने विशिष्ट और गूढ़ अर्थ में प्रतिवेदन शब्द का अर्थ जो होता है स्वरूप, लक्षण एवं विषय वस्तु, और ये अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से काफ़ी भिन्न हो जाता है। फिर भी जो है एक इसका ट्रांसलेशन जो हम अगर देखें, सामान्य ट्रांसलेशन, तो प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन एक ऐसा अभिलेखीय पत्र है, इतिवृत्त है, जिसे सरकारी अथवा गैर सरकारी रूप में गठित समिति अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा
संबंधित प्रमाण और पर्याप्त छानबीन के आलोक में तैयार किया जाता है। वही बात जो मैंने आपको बताई कि एक समिति बनाई जाती है, उसमें एक से ज़्यादा भी सदस्य हो सकते हैं और वो किसी विषय जिस पर उनको जांच करने के लिए, जिस पर उनको प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है, उसका हर एंगल से वो जो है निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसमें अगर कोई साक्ष्य है उसका परीक्षण करते हैं और एक जो है पूरी रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें सारी चीज़ें जो है सारगर्भित तरीके से आ सकें। तो प्रतिवेदन की विशेषताएं अगर हमको लिखने को आ जाए कि प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे प्रतिवेदन की विशेषताओं में? किसी घटना अथवा कार्ययोजना से संबंधित विश्लेषण के उपरांत तैयार किया गया विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि प्रतिवेदन केवल किसी भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए हो या किसी गड़बड़ी की जांच के लिए हो। प्रतिवेदन, मान लीजिए कि सरकार को एक कार्ययोजना भी तैयार करनी है, एक जो है एक्शन प्लान बनाना है कि मान लीजिए 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। एक लक्ष्य मन में सरकार ने सोचा, उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट रख दिए और वो एक्सपर्ट्स जो है इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वर्तमान संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इन सब की जो है विस्तृत अध्ययन करके जो रिपोर्ट देगा वो भी प्रतिवेदन कहलाएगा। तो प्रतिवेदन एक पन्ने से लेके और इतनी मोटी बुक तक होती है। आप सीएजी का ऑडिट देखिए, वेतन समिति का रिपोर्टें देखिए, वो सभी जो है प्रतिवेदन ही होते हैं, लेकिन उनका जो है आकार क्या होता है, पूरी पूरी किताब होती है जिसको बाइंड करा के जो है दिया जाता है। तो प्रतिवेदन का अर्थ सामान्य रूप से जानने योग्य विवरण अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त विवरण होता है। सामान्य अर्थों में किसी घटना के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की संबंधित जानकारी के आधार पर विशिष्ट उद्देश्य हेतु तैयार किया गया विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन के अंतर्गत संबंधित घटना के संबंध में तर्क संगत साक्ष्य यानी लॉजिकल होने चाहिए। तर्क संगत साक्ष्य, ये सब विशेषताओं में आपको लिखना है कि उसमें जो है प्रतिवेदन जो तैयार करता है वो तर्क संगत साक्ष्य देता है। उनसे जुड़े विश्लेषण मुख्य रूप में शामिल होते हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष में उल्लिखित साक्ष्यों, वक्तव्यों और अभिमतों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई घटना हुई है, मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार का मामला है, तो उसमें कोई ना कोई पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा, यानी एक पक्ष आरोपी होगा और एक जो है पीड़ित पक्ष होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल एक पक्ष की बात सुनकर जो है पूरी रिपोर्ट बना देंगे। हमको दोनों पक्षों से साक्ष्य मांगना होगा, उसका परीक्षण करना होगा, दोनों लोग क्या बोल रहे हैं उनकी बातों को भी रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड करने का यहाँ मतलब है कि लिखना होगा, उन्होंने क्या अभिकथन दिया है और उस अभिकथन का हमने जो परीक्षण किया है उसका क्या हमको जो है निष्कर्ष मिला है। तो ये सारी बातें जो है प्रतिवेदन में लिखी जाती हैं। समग्र रूप से यह ऐसा विवरण होता है जिसमें मूल विषय वस्तु, संबंधित प्रमाण, पक्ष और विपक्ष से जुड़े अभिमत के आधार पर तैयार सुझाव आदि का अनिवार्य रूप से इंगित किए जाते हैं। प्रतिवेदन सरकारी कार्यप्रणाली का प्रमुख एवं अनिवार्य अंग है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है विशेषताओं के लिए। इसका अनुप्रयोग यानी इसका एप्लीकेशन जो कैसे होता है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं, जैसे मान लीजिए कहीं दंगा हो गया, कहीं कोई भाषा संबंधी विवाद है, अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई विवाद है, निम्न वर्गों से संबंधित स्थितियों के अध्ययन तथा मंत्री एवं लोक सेवकों अथवा किसी अन्य व्यक्ति पर लगे आरोप संबंधी अध्ययन के रिपोर्ट के रूप में किया जाता है। यानी इसका जो है कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, ये सब तरह की जो है घटनाओं का जो है विवरण करता है। अब प्रतिवेदन के प्रकार क्या होते हैं? प्रतिवेदन जो है अपनी प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा है और प्रक्रियागत यानी उसका प्रोसीजर क्या है, इन दोनों विशेषताओं यानी उसकी नेचर और प्रोसीजर दोनों ही विशेषताओं के आधार पर प्रतिवेदन दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, एक सदस्यीय समिति अथवा व्यक्ति। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ऐसा मैटर है जिसमें केवल एक एक्सपर्ट जो है जांच करके अपनी रिपोर्ट दे सकता है, तो उसके लिए एक सदस्यीय समिति बना दी गई, उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। दूसरा जो है एक सामूहिक जांच दल बना दिया गया या एक आयोग बना दिया गया पूरा का पूरा, तो उसके द्वारा जो है प्रस्तुत प्रतिवेदन। ये भी जो है दो प्रकार हो गए इसके। इसके अलावा अब विषय वस्तु के आधार पर जो है मतलब उस सब्जेक्ट क्या है, उस जांच का, उस प्रतिवेदन को तैयार करने का या जिस विषय पर जो है प्रतिवेदन बनाया जा रहा है, जिसके लिए समिति बनाई गई, उसका विषय क्या है, विषय वस्तु के आधार पर
जो है हम इसको विवरणात्मक प्रतिवेदन पहला हो जाएगा, दूसरा शिकायती प्रतिवेदन। तो विवरणात्मक प्रतिवेदन किसी कार्य, कार्य योजना, घटना अथवा स्थिति का प्रतिवेदन जो है विवरणात्मक प्रतिवेदन कहलाता है। जैसे किसी शिविर के आयोजन का, किसी संस्था की वार्षिक उपलब्धियों का, किसी परिषद के कार्यकलापों आदि का प्रतिवेदन। जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद जब उनका एक सत्र पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो उस सत्र में जितने भी प्रश्न पूछे गए, जितनी भी चर्चाएं हुई, उसका जो है एक पूरा जो है वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर दिया जाता है और वो रिकॉर्ड में रख दिया जाता है, जिससे कभी 10 साल बाद भी किसी को देखना हो कि वर्ष जो है 2020 में क्या क्या जो है विधान परिषद में कार्रवाइयाँ हुई थी, या विधान सभा में क्या कार्रवाइयाँ हुई थी, लोकसभा में क्या हुई थी, राज्यसभा में क्या हुई थी। तो इस तरह से वार्षिक प्रतिवेदन उसको, तो ये प्रतिवेदन किस तरह का कहलाएगा? विवरणात्मक जो है प्रतिवेदन कहलाएगा। दूसरा शिकायती, किसी के विरुद्ध कोई शिकायत मिली, किसी के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, किसी अन्य तरह का आरोप लगाया गया, तो उसकी जांच करने के लिए कि क्या वो शिकायत सही है, क्या वो आरोप सही है या गलत है, उस पूरी प्रक्रिया की जांच करने के लिए जो प्रतिवेदन दिया जाता है उसको हम शिकायती प्रतिवेदन की श्रेणी में रखते हैं। अब प्रतिवेदन लिखने के लिए प्रमुख रूप से कौन सी बातें आवश्यक हैं जो होनी चाहिए उस प्रतिवेदन में? एक तो प्रतिवेदन संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो, यानी कम से कम शब्दों में लिखकर पूरी बात को वो समाहित करता हो। दूसरा, घटना या किसी कार्रवाई की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य आ जाएं। ऐसा ना हो कि जो मेन हमारा उद्देश्य है कि हम जिस चीज़ की जांच कर रहे हैं, केंद्र से भटककर हम उसके साइड की या इधर उधर की बातें ज़्यादा लिख दें, या जो विषय जांच के लिए नहीं दिया गया था उसको हम ज़्यादा फोकस में ले आएँ, उस पर हम ज़्यादा जो है विवरण लिख दें, और जो हमारा मुख्य जांच का बिंदु था उसको हम जो है बहुत संक्षिप्त कर दें या उसको नेग्लेक्ट कर दें। तो घटना या किसी कार्रवाई की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। इसकी भाषा सरल और शैली सुस्पष्ट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसमें साहित्यिक भाषा लिखी जाए, इसकी भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए और शैली इसकी सुस्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी इसको पढ़ के आसानी से समझ सके। विवरण क्रमिक रूप से लिखा हो। क्रमिक रूप से मतलब कि मान लीजिए एक घोटाले की हम बात करते हैं कि एक घोटाला हुआ है, उसकी जांच कर रही है एक समिति, तो पहले तो उसकी जो है प्रस्तावना में वो पृष्ठभूमि पूरी लिखेंगे, फिर जो है घोटाले की पूर्व की क्या स्थितियां थी, उसके बाद घोटाला जो है किन परिस्थितियों में हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में, यानी एक क्रॉनिकोलॉजिक आर्डर में जो है उसको डेट वाइज जो है समयबद्ध तरीके से उसको लिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले की घटना बाद में, बाद की घटना पहले में, फिर बीच वाली आ जाए, फिर पहले वाली आ जाए, तो ये जो है क्रम जो है इससे बिगड़ जाएगा। यानी एक क्रमिक रूप से जो है सारी घटनाओं का सिलसिलेवार विवरण वहाँ पर देना है। फिर पुनरुक्ति दोष नहीं हो, यानी एक ही बात को बार बार ना लिखा गया हो, एक बात को एक बार में पूरी तरह से लिख गया हो, उसको रिपीटिशन उसका जो है उसमें नहीं होना चाहिए। प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती। जो प्रतिवेदन लिख रहा है वो अपनी कोई भी व्यक्तिगत जो है उसमें धारणा नहीं व्यक्त करेगा, क्योंकि वो क्या है, मान लीजिए कोई कमेटी है, कोई जांच दल है, उस समय वो क्या होता है, उस समय वो न्यायाधीश होता है, समझ लीजिए वो स्वयं में एक न्यायाधीश होता है। वो केवल वही लिख सकता है जो उसने फाइंडिंग्स प्राप्त की हैं, जो उसके सामने सच, साक्ष्य, तर्क, बयान, इन सब का अध्ययन किया उसने, तार्किक रूप से उनका परीक्षण किया, विभिन्न स्रोतों से जो है उसका मिलान किया, उसके आधार पे जो उसकी फाइंडिंग्स हैं केवल वो लिखेगा। अपनी व्यक्तिगत विचार उसके बारे में नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर व्यक्तिगत विचार वो लिखेगा तो व्यक्तिगत विचारों को प्रूफ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्रतिवेदन में केवल वही चीजें आनी चाहिए जिसको आप साक्ष्य से जो है प्रूफ कर सकें, सिद्ध कर सकें, और उसमें ऐसी कोई बात ना कही जाए जिससे भ्रम पैदा हो। यानी जो चीज लिखें वो स्पष्ट रूप से लिखें, द्विअर्थी बात ना लिखें कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ होगा, या ऐसा हो भी सकता है, इस तरह की शब्दावली नहीं होनी चाहिए। जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उसको आप स्पष्ट रूप से बताइए कि ऐसा हुआ है
और इसके लिए ये प्रमाण हैं, या ऐसा नहीं हुआ है इसके पक्ष में ये प्रमाण हैं। आगे चलते हैं। अब प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व, इसको हम विशेषताएं ही मान सकते हैं। तो प्रमुख तत्व जो है क्या है इसके, प्रकरण या घटना, ये इसका जो है एक प्रमुख तत्व है। इसी तरह से कई सारे हैं। यह प्रतिवेदन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके आधार पर संबंधित विषयों की जांच या उसका अध्ययन किया जाता है। यानी केंद्र में हमारे वो घटना होती है या विषय वस्तु होता है या प्रकरण होता है जिस पर जो है ये प्रतिवेदन लिखा जा रहा है। फिर नियुक्त अथवा गठित समिति या जांच अधिकारी, तो ये लोग कौन होते हैं, जिनको सरकार ने एम्पावर किया है कि आप जो है इस घटना की, इस प्रकरण की जांच करके प्रतिवेदन देंगे। तो ये संबंधित प्रकरण अथवा घटना की जांच करते हैं। निश्चित समय सीमा, प्रतिवेदन में हमेशा जो है जब भी कोई जांच दल बनाया जाता है, कोई समिति बनाई जाती है, तो उसका एक समय सीमा तय की जाती है कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 4 सप्ताह में, 3 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो यहाँ पर जो है ये निश्चित समय सीमा का जो है विशेष रूप तत्व है इसका। फिर अहर्ताएं, प्रतिवेदन तैयार करने वाली समिति अथवा किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त अहर्ता का होना अत्यंत आवश्यक है। अब मान लीजिए कि कृषि विभाग में जो है कृषि से संबंधित एक घोटाला हुआ है, तो उसमें जो समिति बननी चाहिए वो उसमें ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए, ऐसे स्पेशलिस्ट जो है व्यक्ति होने चाहिए जो कृषि के बारे में जानकारी रखते हैं। ऐसा ना हो कि किसी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति को जो कृषि के बारे में ना जानता हो, या किसी मैथमेटिशियन को आप जो है कृषि के मामले की जांच दे दें, तो ये जो है ठीक नहीं होगा। यानी अहर्ता जो है होनी चाहिए, सही अहर्ता के साथ जो है सही तरीके से उसका समाधान हो पाएगा। फिर साक्ष्य या प्रमाण, अब किसी भी जांच में साक्ष्य या प्रमाण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि साक्ष्य और प्रमाणों का ही आपको परीक्षण करना होता है। जो भी प्रतिवेदन तैयार कर रहा है तो साक्ष्य और प्रमाणों का प्रतिवेदन जो है तैयार किया जाता है, उसी के आधार पर उनके परीक्षण पे। मत या अभिमत, प्रतिवेदन तैयार करने हेतु इनका अंतिम रूप से महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभिमत मतलब कि हम जो है अब हमारी फाइंडिंग्स क्या हैं और हमारा उस पर मत क्या है, मतलब हमने जो जांच की, हमने जो साक्ष्यों का परीक्षण किया, उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, ये अभिमत होता है। तो यदि कोई प्रतिवेदक पूर्वाग्रह पर आधारित अभिमत या मत की संपुष्टि करता है तो ऐसा प्रतिवेदन निष्पक्षता घोतक नहीं माना जाएगा। यानी आप पहले से ही बायास्ड हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आपने एक धारणा बना ली है कि ये जो लिपिक है जिसके विरुद्ध जो है आरोप लगा है कि इसने घोटाला किया है, वो जो है घोटालेबाज है, उसका पहले भी कई बार जो है घोटालों में नाम आया है, तो जरूर ऐसा ही होगा कि इस बार भी उसने कोई घोटाला ही किया होगा, वो निर्दोष नहीं हो सकता है। अगर आप इस धारणा के साथ, पहले से ही इस पूर्व धारणा के साथ जांच करने जाएंगे तो आप कभी भी निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई प्रतिवेदन पूर्वाग्रह पर आधारित जो है नहीं होना चाहिए, उसका भी मत। सुस्पष्टता, जो हमने पहले भी बात की, जो है विशेषताओं में भी, यहाँ तत्वों में भी देखते हैं कि ये प्रतिवेदन का अंतिम और सर्वप्रमुख गुण है, सबसे आखिरी है लेकिन सर्वप्रमुख है। प्रतिवेदन में सभी तथ्य और प्रकरण, उनसे संबंधित आख्याओं को स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए जिससे कि प्रतिवेदन के पुनः स्पष्टीकरण की आवश्यकता ना पड़े। यानी जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो आपका मत है, अभिमत है, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे व्यक्त होना चाहिए। उसमें कोई भ्रम की स्थिति जो है, जैसे कहते हैं ना इफ बट वाली जो है सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपको अगर कोई दोषी मिला तो ठीक है, क्यों दोषी मिला इसको लिखते हुए आप जो है पूरा उसके बारे में तर्क दे दीजिए। कोई निर्दोष है तो उसके बारे में तर्क दे दीजिए। ये जो है कि मतलब इसमें स्पष्टता बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने जो फाइंडिंग्स, आपने जो प्रतिवेदन दिया है, उसको, उसकी स्पष्टता को समझने के लिए एक और कमेटी बनानी पड़े जो उसके बारे में ये रिपोर्ट दे कि जो उस कमेटी ने जांच की है उसमें उसके निष्कर्ष जो है स्पष्ट नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, तो उस पर कोई एक नई कमेटी बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुस्पष्टता जो है, अब ये जितने भी हमने तत्व देखे उसके आधार पर कुछ विशेषताएं जो है हम यहाँ पर इंगित करते हैं। प्रतिवेदन में प्रामाणिकता और तथ्यात्मकता होनी चाहिए। यानी जो बात हम कहें वो फैक्ट पे बेस्ड हो, तथ्य पर आधारित हो, काल्पनिक ना हो, मन से बनाई ना हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो और प्रामाणिक हो।
प्रतिवेदन किसी एक विषय या घटना पर पूरी तरह से केंद्रित होता है। प्रतिवेदन पूर्णतः निष्पक्ष और तटस्थ विवेचन पर आधारित होता है। यानी जो विवेचना है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो निष्पक्ष होनी चाहिए और तटस्थ होनी चाहिए। यानी आप न्यूट्रल होकर जो है उसको देखें, किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में होकर काम ना करें। प्रतिवेदन की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और प्रभावी होनी चाहिए। तो जितना भी अभी तक हमने पीछे उसके बारे में विशेषताएं पढ़ी, उसके तत्व पढ़े, उसके आधार पर जो है हम ये 4-5 प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर लिख सकते हैं, जो आपको से अगर पूछा जाए तो आप इसको लिखिएगा। अब प्रतिवेदन के भाग, प्रतिवेदन तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन प्रतिवेदन को अगर हम बांटें, क्योंकि अब हमारा प्रारूपण वाला जो है यहाँ से हिस्सा शुरू हो रहा है कि हम प्रतिवेदन का आलेख कैसे तैयार करते हैं। तो प्रतिवेदन के सामान्य रूप से 3 भाग होते हैं, जो 3 मुख्य भाग होते हैं। कहीं कहीं पर जो है ये 5 भी लिखे मिलते हैं, लेकिन 3 जो है, एक तो पूर्ण कथन, उद्देश्यपूर्ण समिति की आवश्यकता, सदस्यता, कार्यकाल, अवधि व कुल संपादित बैठकों की संख्या आदि। तो ये जो है पूर्ण कथन हो गया। इसमें जो है क्या मतलब हो गया कि जो प्रतिवेदन तैयार की जा रही है उसका एक तरह से ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि सरकार ने समिति को कैसे बनाया, इसने किन किन पहलुओं पर जांच की, किन किन चीज़ों की जो है इसने अध्ययन किया, जांच पड़ताल की, कितनी बैठकें की, कितना समय लगाया, और जो है इसके बारे में पूरा जो है यहाँ पर विवरण दे देंगे। फिर जांच की पद्धति या रीति, किस प्रकार की जांच पद्धति रही, प्रमाण स्वरूप संबंधित व्यक्तियों से हुई बातचीत और तथ्यों के आंकड़े एकत्रित करने और स्थानों का विवरण, यानी हमने किन किन का बयान दर्ज किया, उसका हमने किस तरह से परीक्षण किया, हमने साक्ष्य कैसे लिए, साक्ष्यों का कैसे परीक्षण किया, तो वो सारा विवरण वहाँ पर होना चाहिए। फिर तीसरा जो है, जो आखिरी जो है इसका भाग है, वो है निष्कर्ष। दोषपूर्ण व्यक्ति और आरोपण के जिम्मेदार घटनाओं का निरूपण एवं भविष्यगत अनुशंसाएं। एक तो हम ये बताते हैं निष्कर्ष में कि ठीक है, इन्होंने जो है ये काम किया था, ये दोषी हैं, लेकिन हम साथ में ये बताते हैं कि इस तरह के घोटाले ना हो, उसके लिए भविष्य में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, क्या सावधानियां रखी चाहिए, तो उसको हम जो है भविष्यगत अनुशंसाएं में लिख सकते हैं। तो ये जो है 3 जो है इसके मुख्य भाग हो गए। अब प्रतिवेदन का उदाहरण मैं जो है कोई उस तरह से नहीं प्रस्तुत कर पा रहा हूँ कि जो है, क्योंकि इस तरह के अगर मैं आपको सरकारी प्रतिवेदन दिखाने लगूँ तो वो बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्टें हैं। मतलब अगर उनकी PDF भी है तो 100 पन्ने, 50 पन्ने, 150 पन्ने, 200 पन्ने, बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्टें हैं। तो यहाँ पर जो है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको जो है नहीं ये सब जो है बहुत स्पष्ट दिख रहा है तो आपको जो PDF मिली है उससे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिवेदन का विषय वस्तु क्या है, दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में फैले हैजे के कारण किए गए सर्वेक्षण से संबंधित प्रतिवेदन। यानी इसका मुख्य विशेषण क्या है कि हैजे संबंधी, यानी दिल्ली में जो है जो मलिन बस्तियां हैं उनमें जो है हैजा फैल गया था, क्या, कॉलरा, जिसको कॉलरा कहते हैं, हैजा फैल गया था। तो उसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ पर पहले हम उसका जो है वो लिखते हैं मेन प्रस्तावना कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिनांक इतने इतने को पुनर्वास बस्तियों कॉलोनियों के सर्वेक्षण हेतु गठित महानगर परिषद दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के 8 सदस्यों की उप समिति ने बस्तियों कॉलोनियों में दौरा करने के बाद अनुभव तथा तथ्य तथा प्रमाणों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है, इससे कहा जा सकता है कि, अब इसमें पूरी बात जो है यहाँ पर आ जाएगी, क्या कारण है, क्या पृष्ठभूमि है, सारी चीजें जो है यहाँ पर आ जाएंगी, साथ में सुझाव भी आ जाएंगे। अब लास्ट में यहाँ पर क्या है, समिति के सुझाव यहाँ पर दे दिए गए कि जो है जो कमेटी है उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, उसके फाइंडिंग्स के आधार पे उसके सजेशंस क्या हैं, तो यहाँ पर सजेशंस भी आ गया और तथ्य और प्रमाण संलग्न कर दिए हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो जो उन्होंने पाया कि क्यों हैजा फैला है, अब ये सारे जो है यहाँ पर सुझाव उन्होंने लिख दिए कि आगे दोबारा ऐसा ना होने पाए उसके बारे में। फिर समिति का निर्णय अभिमत, जो बीच वाला जो है हमारा हमने वहाँ पढ़ा था, अब समिति का निर्णय क्या है या अभिमत क्या है, उनकी जो है इस रिपोर्ट के बारे में अपनी जो है क्या जो है अवधारणा है।
तो समिति का मानना है कि यह विकट स्थिति सरकारी अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों की लापरवाही से ही निर्मित हुई है, अतः संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा स्थानीय लोगों से स्वच्छता तथा सुचारू व्यवस्था संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही कम से कम 6 माह तक सफाई, सुधार, सहयोग तथा विकास व्यवस्था का कार्यभार अभियान स्तर पर यानी ऑपरेशन लेवल पर कार्य करने वाली किसी गंभीर, कर्तव्यनिष्ठ तथा जन सेवी संस्था को सौंप दिया जाए। इससे हैजा जैसी खतरनाक बीमारी को रोकने में सहायता मिल सकेगी। यानी उन्होंने बताया कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, स्वच्छता संबंधी वहाँ व्यवस्थाएं कराइए, किसी स्वयंसेवी संस्था को जिसका अच्छी रिपुटेशन है उसके माध्यम से 6 महीने तक जो है वहाँ पर पूरा व्यवस्थाएं करवाइए। तो ये जो है समिति का अभिमत हो गया। संलग्नक, अब यहाँ पर जो है जो उनको संलग्नक लगाने थे, मतलब जो उनकी फाइंडिंग्स में जो है प्रूफ इत्यादि थे, जैसे सभी तथ्यों की प्रमाणों की प्रतियां, कुछ चित्र जो उन्होंने खींचे होंगे, अलग अलग बस्तियों की विवरणकाएं और साक्षियों के पत्रादि के प्रमाण, जो साक्षी थे उनके जो है उन्होंने जो लिखित विवरण दिया उसके बारे में। अब प्रारूप के अंतिम में जो है हम यहाँ पर अध्यक्ष का या तो सबसे ऊपर साइन बना सकते हैं अलग, या ज्यादातर क्या होता है अध्यक्ष का साइन जो है यहाँ पर कराया जाता है सबसे आखिरी में, और जितने भी सदस्य होते हैं सबसे ऊपर ये अध्यक्ष का यहाँ पर मतलब इसलिए है क्योंकि एक पूरी समिति है, इसमें अध्यक्ष के साथ समिति का सचिव और समिति का संयोजक भी नियुक्त किया गया है, इसलिए जो है इनको पहले रो में रखा गया है साइन करने के लिए। और उसके बाद जो है 3 सदस्य जो और हैं वो यहाँ पर हैं। तो इस तरह से ये जो है सारे हस्ताक्षर हो गए, तो ये अपने आप में पूरा हो गया। अब आपको अगर जो है एक प्रतिवेदन का प्रारूप बनाने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? एक तो पहले जो हमने अभी जो है पढ़ा उसी का जो है अगर हम केवल ड्राफ्ट हमको जो है प्रारूप बनाना हो तो क्या करेंगे? वो तो हमने पूरा लंबा चौड़ा पढ़ लिया जो है, अगर उसी का हमको केवल जो है यहाँ पर निरूपण करना हो, केवल प्रारूप बनाना हो तो सबसे ऊपर हम प्रतिवेदन का प्रारूप लिख देंगे। उसके बाद हम विषय लिखते हैं। जैसे वहाँ पर हमने आपको दिखाया था, विषय लिखा था कि दिल्ली की जो है कॉलोनियों में हैजा, मलिन बस्तियों में हैजा फैलने, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हम स्थान नहीं लिख रहे हैं, लिख भी सकते हैं, स्थित मलिन बस्ती संख्या सो एंड सो के संबंध में जांच की प्रतिवेदन रिपोर्ट, ये विषय हो गया। अब जांच विवरण समिति द्वारा क्या क्या जो है यहाँ पर पूरी बात लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम प्रारूप बना रहे हैं। फिर दूसरा, तीसरा ये यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगला आ गया अभिमत, तो अभिमत लिख के हम लिख देंगे समिति का मत है कि, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति का नहीं, अगर एक से ज़्यादा की जो है या समिति तो एक की भी हो सकती है, एक सदस्यीय समिति भी होती है, तो यहाँ पर समिति शब्द का ही प्रयोग करेंगे, ना कि किसी सदस्य या अध्यक्ष या किसी जो है उसके पदाधिकारी का। तो अभिमत में लिखेंगे समिति का मत है कि, अब जो है क्या मत है वो जो है यहाँ पर लिख के जो है हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। सुझाव भी कुछ समिति ने दिए हैं। समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में आवश्यक सुझाव यह है कि, अब इसको जो है 1 लाइन भी हो सकता है, यहाँ पर 5 लाइन भी हो सकता है। हमने पीछे देखा है जो है कि कितना लंबा चौड़ा वहाँ पर जो है कई सारे सुझाव दिए गए, और वास्तव में ऐसे ही होता है, लेकिन हमको केवल प्रारूप लेखन करना है तो इतना पर्याप्त है। उसके बाद मान लीजिए इस जो है समिति में 3 लोग थे, जिसमें से 2 सदस्य थे और 1 अध्यक्ष था। तो सदस्यों के हस्ताक्षर ऊपर हो जाएंगे इस तरफ, और जो मुख्य होता है, अध्यक्ष होता है, उसके हस्ताक्षर हम जो है यहाँ पर अध्यक्ष लिखकर हस्ताक्षर ब्रैकेट में नाम और दिनांक। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी का पदनाम नहीं लिखा जा सकता। मान लीजिए कि जो समिति के अध्यक्ष हैं वो किसी विभाग के प्रमुख सचिव हैं, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा जाएगा प्रमुख सचिव राजस्व विभाग या प्रमुख सचिव किसी जो है सो एंड सो, कोई कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रतिवेदन में वो मात्र एक क्या है, एक सदस्य हैं, सरकार के द्वारा उनको इस जो है समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, यही उनका पदनाम है। यहाँ पर उनका जो शासकीय पदनाम क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हालांकि जो प्रस्तावना होती है उसमें जरूर उसको डाला जाता है कि इस विभाग के ये हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया, इनको जो है सदस्य बनाया गया, लेकिन जब हस्ताक्षर वाला आप यहाँ पर ड्राफ्ट नीचे बनाएंगे तो यहाँ पर नाम ब्रैकेट में नीचे दिनांक, क्योंकि जब भी कोई हस्ताक्षर करता है तो अपना दिनांक लिखना उसको बहुत आवश्यक होता है। अब यहाँ पर जो है आप
सुझाव के बाद यहाँ पर संलग्नक भी लिख सकते हैं, संलग्नक यथोक्त लिख सकते हैं कि अगर ऊपर जो है कुछ संलग्नकों का भी बात की गई तो ये एक हो गया प्रारूप। तो एक और हम प्रारूप देखेंगे। देखिए, जो पिछला प्रारूप है वो आपको कई सारी किताबों में उस तरह से छपा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि वो एक सरकारी दस्तावेज वाली किताब से लिया हुआ है, तो अधिकांश किताबों में उसको छाप दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको अगर सबसे अलग करना है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं और आप जो है एकदम से जो कॉमन सभी लोग लिखते हैं उससे हटकर लिखना है, तो आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन प्लॉट करके अपने अनुसार जो है ड्राफ्ट बनाना चाहिए। ये मेरा सुझाव है और ये बहुत ज़रूरी है। पत्र लेखन में जो कम नंबर मिलते हैं वो उनकी दो वजह होती हैं। एक तो सबका पत्र एक जैसा होना, कि बिल्कुल डिक्टो एक जैसा सबका, सब में वही चीज़ें लिख दी गई। क्यों? क्योंकि सभी ने एक ही सोर्स से पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, केवल रट लिया गया है। दूसरी चीज़, पत्र लेखन में नंबर इसलिए भी कटता है, उसमें भाषागत या वर्तनीगत जो है अशुद्धियाँ। तो ये दो प्रमुख चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जब भी कोई सिचुएशन देनी हो तो खुद से एक नई सिचुएशन सोच लीजिए। आप इतने परिपक्व हैं कि आप पत्र के लिए एक नया जो है पृष्ठभूमि खुद तैयार कर सकते हैं। तो पिछला वाला जो हमने पत्र देखा ये बहुत कॉमन है, आपको सभी जगह मिल जाएगा, क्योंकि ये NIOS की बुक में दिया हुआ है, इसलिए सब जगह मिल जाएगा, सभी लोग इसको यही लिखते हैं। लेकिन आपको जो है चूंकि सबसे अलग दिखना है अपने आप को, तो जरूरी नहीं कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप वही लिखें, आप इससे भी अलग जाएं, कुछ और सोचें। तो मैंने क्या सोचा है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जो है जब दिमागी बुखार जो बच्चों का जो है वहाँ पर हमेशा प्रकोप होता है, हर साल आ जाता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, तो उसके बुखार से जो है कई सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। तो सरकार जो है गंभीर हो गई। सरकार ने कहा कि एक समिति बननी चाहिए एक्सपर्ट्स की, जो ये पता लगाए कि अचानक जो है इतनी जल्दी वहाँ पर ये बुखार फैला और इतने बच्चों की मृत्यु क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, क्या जो है विभागीय लापरवाही है या कोई और कारण है। तो इसके बारे में एक समिति बनाकर प्रतिवेदन हम मांग सकते हैं। तो हमने जो है उसी पर आधारित जो है, इसमें पूरी बात नहीं लिखी, केवल शुरुआत के लिए जो है उसको लिया गया है सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर प्रतिवेदन का प्रारूप हमने फिर से लिख दिया, विषय लिख दिया कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दिमागी बुखार, फिर ... जरूरी नहीं कि आप विषय पूरा करें, केवल आपको यहाँ पर प्रारूप देना है। अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो आप पूरी बात लिख सकते हैं के संबंध में जांच की प्रतिवेदन रिपोर्ट। ये प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही है। अब जांच विवरण समिति के द्वारा उसी तरह से 1, 2, 3, आप यहाँ पर पैरा भी बढ़ा सकते हैं, दूसरों से अलग करना हो आप 4 भी कर दीजिए, 5 भी कर दीजिए। ये सब जो है आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। अभिमत में लगभग वही लैंग्वेज रहती है, क्योंकि ये टिपिकल लैंग्वेज है। समिति का यह मत है कि, अब यहाँ पर जो है लिख दिया, आप इसको हमने 2 लाइन में इसको एंड कर दिया, आप इसको 4 लाइन में एंड कर सकते हैं। फिर सुझाव में आवश्यक सुझाव है कि, अब यहाँ पर आप जो है यहाँ पर क्या लगा दें, डैश लगा दें, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आप 4-5 सुझाव यहाँ पर दिखा दीजिए। ठीक है, हमने 3 सदस्य दिखाए हैं, आप 4, 5, 6 लोग की कमेटी बना दीजिए। तो यहाँ पर 1, 2 यहाँ पर तीसरे का आ जाएगा, यहाँ पर चौथे का आ जाएगा अगर आप 4 लेते हैं, और यहाँ पर जो उसका अध्यक्ष है उसका यहाँ पर सिग्नेचर बना दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लोगों से डिफरेंट करना है, और डिफरेंट तभी आप कर पाएंगे जब आप अपने मन से सोचेंगे कि हमको जो है किताबी या जो है किसी के द्वारा दी गई ड्राफ्ट की लैंग्वेज को कॉपी नहीं करना है, सेम टू सेम वही नहीं प्रोड्यूस करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रटने में विश्वास करते हैं, रट के वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन आप जो है अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है उसकी भाषा शैली में थोड़ा सा जो उसकी जो है जो पृष्ठभूमि है, विषय है, उसको बदल कर अपने शब्दों में उसका अलग तरह से थोड़ा सा प्रारूप बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में आपको यही करना है कि पहले तो प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट की विशेषताएं बतानी है और उसका एक सामान्य प्रारूप बताना है। इसमें आपको जो है ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। विशेषताओं में ध्यान रखिएगा, ये एक विशिष्ट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं आप लिख सकते हैं।
तो ये मान के चलें कि आपको कम से कम 10 विशेषताएं जो आपको सबसे अच्छी लगी वहां पर वो देखेंगे। प्रतिवेदन का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, यानी रिपोर्ट या प्रतिवेदन जो है पत्र, इसका जो है मुख्य प्रयोजन स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन के मूल तत्व जो आपको मैंने पीछे पढ़ाए हैं उसका प्रारूप सहित आलेखन कीजिए। फिर प्रतिवेदन तथा विज्ञप्ति यानी अधिसूचना या विज्ञप्ति जो हमने पढ़ा था, इनमें जो है क्या अंतर है आपस में, तो प्रमुख जो है 10 अंतरों को जो है आप यहाँ पर अभ्यास के लिए लिख लीजिए। प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है। प्रतिवेदन और टिप्पण में क्या अंतर होता है ये पूछा गया था, लेकिन अभी जब हम आगे टिप्पण पढ़ेंगे तो उससे जो है इसका अंतर हम डिस्कस भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।